तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में, वो सारी डिटेल्स जो आपको पता होनी चाहिए कि भाई आईपीओ कंपनी, कोई भी कंपनी है वो आईपीओ क्यों रेज करती है, आईपीओ क्यों लेके आती है ना। इसके अलावा जो आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस है, कंपनी जब अप्लाई करती है आईपीओ के लिए तो कौन कौन से स्टेप्स वहाँ पे होते हैं। इसके बाद आईपीओ में आप अप्लाई करते हैं उसमें से कौन कौन सी कैटेगरी होती हैं, है ना। किस किस को आईपीओ अलॉटमेंट होता है, जिसको अलॉटमेंट नहीं होता उसका क्या होता है, और जिसको अलॉटमेंट नहीं होता क्या उसके अलावा भी कोई और ऑप्शन होता है उसके पास उस कंपनी के जो हैं वो शेयर खरीदने का। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आईपीओ के रिगार्डिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे भैया आईपीओ होता क्या है। देखिए आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है ना, वो अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक में इशू करना चाहती है, आम जनता में इशू करना चाहती है। तो वो क्या करती है, वो आईपीओ लेके आती है जिसके थ्रू आम आदमी जो है वो भी उस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी ले सकता है और उस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, है ना। अब इसमें फ़र्क क्या है, देखिए फ़र्क ये है, आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पहली बार जब शेयर ऑफर किए जाते हैं तो उसको बोलते हैं आईपीओ। और ये प्राइमरी मार्केट हम इसको बेसिकली बोलते हैं कि पहली बार जब शेयर इशू किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं आईपीओ। और जब एक बार स्टॉक जो है वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाता है, एनएससी पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इस पे एक बार लिस्ट हो गया तो फिर वहाँ पे उनकी ट्रेडिंग जो है वो चलती रहती है, खरीद बेच जो है वो चालू रहती है। तो ये होता है प्रोसेस। अब हम यहाँ पे चलते हैं नीचे थोड़ा सा, है ना, इससे रिलेटेड और चीज़ें देखते हैं। देखिए अब इसमें आता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आईपीओ में कौन कौन अप्लाई कर सकता है। इसकी बेसिकली 3 कैटेगरी बनाई गई है। आपने जब भी आईपीओ अगर अप्लाई किया होगा तो आपने देखा होगा, नहीं तो आप इन फ्यूचर करोगे तो आपको ये 3 कैटेगरी मिलेंगी। पहला होता है भैया रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर जो हम बोलते हैं वो। तो उसमें कौन कौन आता है, रिटेल इन्वेस्टर में आते हैं भैया जो अपने डीमैट अकाउंट से, है ना, अपने डीमैट अकाउंट से एक पर्टिकुलर आईपीओ में 2 लाख से कम जो अप्लाई करते हैं, ना, 2 लाख की अमाउंट से कम के जो शेयर बाई करते हैं वो रिटेल कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन आ सकते हैं, इसमें भाई इंडियन सिटीजन जो भी हैं वो सभी आते हैं, एनआरआई वगैरह आते हैं, और ये एचयूएफ जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं वो सारी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा होता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एनआईआई या फिर एचएनआई भी बोलते हैं इसको, एचएनआई हाई नेटवर्थ, ये वाला जो है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, एचएनआई। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ इसमें ये फ़र्क है कि भैया 2 लाख से 5 लाख तक जो आप अप्लाई कर सकते हैं अमाउंट, वो होती है भैया एचएनआई, ठीक है। इन दोनों में मोटा मोटी जो फ़र्क है वो यही है कि भैया रिटेल में जो आपकी लिमिट है वो 2 लाख तक होती है और एचएनआई में जो लिमिट है वो आपकी 5 लाख हो सकती है, ठीक है। तीसरा आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, क्यूआईबी जिसको बोलते हैं। इसमें कौन आते हैं, जो सेबी रजिस्टर्ड जो भी फर्म्स हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हों, चाहे वो एफआईआई हो, चाहे वो डीआईआई हो, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं, इस तरीके से आईपीओ में अप्लाई करने के लिए जो बड़े अमाउंट के साथ डील करते हैं, जो लाखों करोड़ों में हम बात करें तो यहाँ पे आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। तो रिटेल के लिए बेसिकली 2 कैटेगरीज हैं। 2 लाख से कम का अप्लाई करना है तो आप आओगे आरआईआई में, और अगर 2 लाख से 5 लाख करना है तो एचएनआई या फिर एनआईआई में आप आओगे, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे अगली चीज़ क्या है, देखिए कंपनी जो है वो आईपीओ क्यों लेके आती है ना, वो तो हमने देखा कि किस तरीके से है। अब क्यों लेके आती है, उसके मेनली यहाँ पे 3 रीजंस हैं, ठीक है। पहला रीज़न क्या है कि भाई कंपनी को फंड रेज करना है आम पब्लिक से, कंपनी को पैसा चाहिए, है ना,
कंपनी को अपने जो एक्सपेंस हैं भाई, या तो उसको कर्जा कम करना है, अपनी कंपनी का कर्जा चुकाना है, लोन चुकाना है, उसके लिए चाहिए, या फिर कंपनी को एक्सपेंड करना है ना, अपना एक्सपेंशन बढ़ाना है, उसके लिए पैसा चाहिए, या फिर किसी नए प्रोजेक्ट में जो है पैसा लगाना है, उसके लिए पैसा चाहिए। तो ये कोई भी कारण हो सकता है जिसके लिए कंपनी क्या करती है, आईपीओ के थ्रू पब्लिक से फंड रेज करती है। दूसरा है अपनी विजिबिलिटी बढ़ानी है ना। जब भाई स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी स्टॉक लिस्ट होता है तो वो सबकी नज़र में आता है कि हाँ भाई इस नाम की कोई कंपनी है, इसका थोड़े दिन पहले आईपीओ आया था, तो उसकी विजिबिलिटी जो है वो वहाँ से बढ़ती है। ये होगी दूसरी चीज़। और तीसरी चीज़ जो है अपने शेयर होल्डर्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि क्या होती है देखिए, जब प्राइवेट कंपनी है ना, तो प्राइवेट कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके, जो भी फाउंडर हो, को फाउंडर हो, एम्प्लॉयज़ हो, जो भी हो, उनमें खरीदना बेचना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है तो कोई भी अपने शेयर्स आसानी से बाई और सेल कर सकता है एक क्लिक में, है ना। तो वो लिक्विडिटी जो है अपने शेयर होल्डर्स के लिए वहाँ पे बढ़ा देती हैं कि उनका काम वहाँ से आसान हो जाता है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है ना भैया, वो पब्लिक कैसे जाती है, उसका प्रोसेस क्या होता है। मान लो आपकी कोई कंपनी है और आपको आईपीओ लेके आना है, तो उसका क्या प्रोसेस रहेगा, तो उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है कि भाई आपने प्राइवेट कंपनी से शुरुआत की, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में कौन होगा भाई, प्राइवेट कंपनी में होगा कंपनी का फाउंडर हो गया, है ना, और कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, है ना। अब एम्प्लॉयज़ में सब आ लिए भाई, आपका जो टॉप जो अथॉरिटी हैं भाई, जो एमडी हो, सीईओ हो, है ना, या फिर जो सीनियर मैनेजमेंट है, वो सारे आ गए आपके किस में, अपर मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय सेक्शन में आ गए, और ये कंपनी के मालिक आ गए। तो बेसिकली दो ही चीज़ें यहाँ पे होती हैं जो मेन होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, कंपनी ने डिसाइड किया कि भाई हम प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में जाना चाहते हैं। तो क्या प्रोसेस है, कंपनी जो है अपने जो शेयर्स हैं वो कैपिटल रेज करने के लिए आईपीओ लेके आती है ना। अब प्राइवेट से पब्लिक जाएगी तो क्या होगा, उसको आईपीओ लेके आना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो प्राइवेट से पब्लिक जा सकती है। फिर वो क्या करती है, प्लानिंग करती है भाई कि अपने जो शेयर्स हैं वो बेचने हैं। तो वो क्या करेगी, कोई इन्वेस्टमेंट बैंक जो है, कोई भी फर्म जो है जो ये काम करते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वाला, कि वो उनसे सलाह लेगी कि भाई हमें आईपीओ डिटेल्स जो है वो अपनी चाहिए, तो हमें किस प्राइस पे अपना आईपीओ लेके आना चाहिए, क्या प्राइस है, सारी डिटेल्स वहाँ पे डिस्कस करते हैं। और वो उनको सारा जो है स्ट्रेटजी वहाँ पे बना के देते हैं कि भाई इस तरीके से हमें इस प्राइस पे अपना आईपीओ लॉन्च करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जो कंपनी है वो डीआरएचपी जो है वो फाइल करती है सेबी को। डीआरएचपी क्या होता है यहाँ पे, ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट। तो ये क्या करती है, कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है ना, वो उसमें सारी चीज़ें होती हैं कि कंपनी का जो फिनेंस है, हिसाब किताब है भाई, कंपनी कितना रेवेन्यू कर रही है ना, कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी का लॉस कितना है, ये सारी चीज़ें जितनी भी कंपनी से रिलेटेड है वो उस डीआरएचपी जो है अपना ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्ट में मेंशन होती है। और वो सेबी को सबमिट किया जाता है, जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो रेगुलेटर है अपनी मार्केट का, उसको सबमिट किया जाता है। उसके बाद जब सेबी उसको अप्रूव कर देती है ना, सेबी का अप्रूवल वहाँ से जैसे ही आ गया, तो फिर क्या होगा, अप्रूवल आने के बाद वो अपना आरएचपी जो है वो रिलीज़ करती है। तो उसमें जो है क्या होते हैं, आईपीओ डिटेल्स होती हैं आरएचपी में, आईपीओ डिटेल्स कि भाई कंपनी की डेट्स क्या क्या है, कब आईपीओ ओपन होगा, कब क्लोज होगा, है ना, किस प्राइस पे होगा, किस कैटेगरी को कितना परसेंटेज अलॉटमेंट मिलेगा, ये सारी चीज़ें आईपीओ की जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी आपको मिलेंगी आरएचपी जो कंपनी जो है वो लॉन्च करती है उसमें। उसके बाद क्या होता है, आईपीओ लाइव हो जाता है ना। आईपीओ लाइव होगा कि भाई इससे मान लो कि आज 29 तारीख है, तो 29 अगस्त से भाई और 2 सितंबर तक ये आईपीओ लाइव रहेगा, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है, और उसका जो पूरा प्रोसेस रहेगा। अब हम समझेंगे कि इसका प्रोसेस जो है वो एक्चुअल में क्या होता है ना। तो चलो उस पर चलते हैं।
तो प्रोसेस तो आपको वही अप्लाई करना है और वो सब रहेगा। 1 मिनट हम यहाँ पे, हाँ देखिए, तो प्रोसेस क्या रहेगा, देखिए प्रोसेस यहाँ पे ये रहेगा भाई, आपने आईपीओ में अप्लाई कर दिया, ठीक है, आपने आईपीओ में अप्लाई कर दिया। मान लो कि सबका देखो प्राइस और सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। अगर आपने आईपीओ में अप्लाई किया हो तो आपको पता होगा, नहीं तो आप किसी भी ऐप में ओपन करके चेक कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, सिंपल सा होता है कि भाई डेट होती है पहले तो, कि आप इस तारीख में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक प्राइस होता है कि भाई मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट मान लो आपकी है भाई यहाँ पे 14,550 रुपये, ठीक है। तो आपके पास 14,550 रुपये आपके खाते में होने चाहिए। आप अप्लाई वाले बटन पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके खाते में 14,550 रुपये ब्लॉक हो जाएंगे, मतलब आपके खाते से कटेंगे नहीं, सिर्फ ब्लॉक हो जाएंगे। और अगर आपको ये आईपीओ अलॉटमेंट हो गया है ना, आईपीओ अलॉटमेंट अगर हो गया तो आपके खाते से ये पैसे काट लिए जाएंगे। और अगर नहीं हुआ तो जो भी इनका 3-4 दिन का जो टाइम पीरियड होता है उसमें आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि सबको तो अलॉटमेंट होता नहीं है। इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण ये है कि मान लो भाई आईपीओ में कंपनी ने 1000 शेयर्स टोटल इशू करने हैं कंपनी को, ठीक है, और अब अप्लाई कर दिया मान लो 5000 लोगों ने, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, जो इसका सब्सक्रिप्शन रेशियो जो है, सब्सक्रिप्शन इसका कितना हो गया, 5x हो गया, 5 गुना हो गया भाई। 1000 शेयर थे और 5000 लोगों ने अप्लाई किया, तो अब क्या होगा, 1000 जिन लोगों को आईपीओ मिले हैं, शेयर्स अलॉट हुए, उनके तो पैसे भाई कट हो जाएंगे उनके खाते से। और 4000 जो बच गए ना, उनको क्या होगा, उनको रिफंड किया जाएगा। उनके पैसे रिफंड, मतलब वो आपके पैसे रिफंड तो क्या गए, हम इसको अनब्लॉक कह सकते हैं कि आपके वो पैसे हैं वो अनब्लॉक कर दिए जाएंगे, जो फ्रीज हुए थे वो आपके खाते में वापस शो होने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ का प्रोसेस होता है। अब समझते हैं, देखिए मान लो आपको अलॉटमेंट हो गया है ना, तो उसके बाद क्या क्या होगा, तो उसके बाद शेयर्स क्रेडिट होंगे। जैसे ही उसके बाद शेयर्स क्रेडिट होंगे आपके डीमैट अकाउंट में, है ना। तो ये जो भी डेट्स दी होती हैं आईपीओ डिटेल्स जो हमने डिस्कस किया था, उसमें सारी चीज़ें जो है आपको मेंशन होती हैं कि भाई किस तारीख को अलॉटमेंट होगा, किस तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर क्या होता है, शेयर परफॉर्मेंस जो है वो मॉनिटर की जाती है कि भाई जैसे ही जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ, ठीक है, स्टॉक जैसे ही लिस्ट हुआ तो वो वहाँ पे ट्रेड करने लग जाएगा। मान लो आपका शेयर जो है वो 100 रुपये पे लिस्ट हो गया, है ना। इसका एक और चीज़ है, देखो वो मैं बताता हूँ, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। वो क्या होती है, मान लो आपका जो आईपीओ प्राइस था, आईपीओ प्राइस वो था आपका 100 रुपये, ठीक है। फिर एक यहाँ पे होता है जीएमपी। जीएमपी क्या होता है भैया, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, ये एक ऑफलाइन मार्केट होती है जिसमें मार्केट सेंटिमेंट्स के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से उसका एक जीएमपी होता है। तो मान लो आपका जीएमपी हुआ 40%, ठीक है, 40% जीएमपी है, ठीक है। तो जीएमपी कोई ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ एक आप मान लो कि अनऑफिशियल डेटा है, लेकिन जीएमपी मान लो 40 है और शेयर जो है आईपीओ जो है वो लिस्ट हुआ भैया 30% जीएमपी के साथ फाइनल, मतलब कि 100 का आईपीओ था और 130 पे ये लिस्ट हुआ स्टॉक एक्सचेंज में। तो आपको सीधा सीधा कितना प्रॉफिट हो गया, 30% का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, है ना। तो 30% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया भैया कि आपके पास अब 2 ऑप्शंस हैं। 2 ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, कि मान लो आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लगाए थे, ठीक है, 1 लाख रुपए लगाए थे, तो आपको सीधे सीधे अभी आप अपने शेयर्स को बेच दो तो आपको सीधा सीधा 30,000 का यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है। या फिर एक बार शेयर लिस्ट हो गया और आपको लगता है कि भाई ये और ऊपर जाएगा, है ना, क्योंकि वो तो अब नॉर्मल ट्रेड होगा, आज मार्केट खुली, आज वो ट्रेडिंग होगी, तो वो हो सकता है 100 से 95 भी आ जाए, वो हो सकता है मतलब 130 पे लिस्ट हुआ था ना, तो 130 से वो हो सकता है 120 भी आ जाए और वो हो सकता है 150 भी चला जाए। अभी आपके ऊपर है। अब अगर आप 130 पे बेच रहे हो तो आपको प्रॉफिट अपना मिल जाएगा 30%, आपका 30,000, अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है
या फिर ये हो गया 150, आप 150 पे बेचोगे तो आपको उस हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो अब ये पूरा आपके ऊपर है, आप इसको होल्ड करना चाहते हो या फिर हाथ के हाथ बेच के वहाँ से निकलना चाहते हो, ठीक है। तो ये हो गया प्रोसेस वहाँ पे। फिर अब क्या आती है बात कि मान लो कि भाई आपको शेयर अलॉट नहीं हुआ है ना, अगर आपको शेयर अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हो। तो देखिए आपके पास क्या ऑप्शन है। तो या तो आप जब स्टॉक लिस्ट हो गया, मान लो आपको आईपीओ अलॉटमेंट तो आपको हुआ नहीं, तो अब शेयर लिस्ट हो गया एक्सचेंज पर, तो अब आप उसको बाई कर सकते हो। अगर आपको उसका प्राइस ठीक लगता है तो अब आप उसको बाई कर सकते हो, और जब आपका मन करे तब आप उसको सेल कर सकते हो। पैसे तो मतलब उसी हिसाब से लगेंगे जिस भाव पे आप खरीदोगे, जितने पे बेचोगे, तो प्रॉफिट तो वही होगा आपका, है ना, प्रॉफिट तो उसी के हिसाब से होगा। फिर है अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपका पैसे वाला जो प्रोसेस है वो क्या रहेगा। देखिए पैसे वाला प्रोसेस वो क्या रहेगा कि भी फंड्स अनब्लॉकिंग प्रोसेस होगा। आपका जो फंड ब्लॉक हुआ था तो वो अब अनब्लॉक कर दिया जाएगा, जो भी इनका 3 से 4 दिन 5 दिन जो भी टाइमिंग होता है उसमें आपका पैसा वापस आपके खाते में आ जाएगा ना। मार्केट परचेज ऑप्शन रहेगा, जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक जो है वो एक्सचेंज पर लिस्ट रहेगा, आप तब भी चाहो उसको बाई कर सकते हो। लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज़। अदर अपॉर्चुनिटीज़ ये है कि भाई एक आईपीओ गया, दूसरा आएगा, दूसरा गया, तीसरा आएगा, तीसरा गया, चौथा आएगा, मतलब हर रोज़ नए नए आईपीओज आते रहते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई एक ख़त्म हो गया तो अब तो भाई 1 साल के बाद ही आईपीओ आएगा, तो ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत सारे आईपीओज आते रहते हैं, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हो, और उनमें भी नहीं हुआ तो भाई आप सीधे अपना जो है मार्केट से ट्रेड करो, वहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है उसको बाई करो, और जब आपको प्रॉफिट मिल रहा है उसको सेल करो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने आईपीओ के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे समझी, आईपीओ काम कैसे करता है, कंपनीज आईपीओ कैसे लेके आती हैं, सारी चीज़ें हमने समझी। आई होप अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। और आईपीओ से रिलेटेड 1 से 2 वीडियोस हमने और भी बना रखी है हमारे चैनल पे, तो आप जाके विजिट कर सकते हो। और भाई अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी तो देखो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनकी भी नॉलेज बढ़े। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में।